चले ले जी, चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्राफ ही बता देंगे, 15 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आते ही रहते, ठीक है। और इंतहाई आसान, ठीक है, इंतहाई आसान, ठीक है। ये बताएं, सेल सिस्टम में सबसे पहले सेल ऑर्डर बनता है, सेल ऑर्डर बनता है, सेल ऑर्डर को देख ले बना हुआ या नहीं। उसके बाद क्या बनता है आगे, गुड डिस्पैच नोट, नहीं समझ आई, गुड डिस्पैच नोट, तो जाके देख लें गुड डिस्पैच नोट बना हुआ है, साइन सोन उस पे है या नहीं। उसके बाद क्या बनती है, इनवाइस, इनवाइस को कैसे देखते हैं आपको नहीं पता, लेबोरेटरी भिजवाते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी ब्लड ग्रुप, ये सिंपल है, इनवाइस देके भी बनी हुई है नहीं। और जो रेट है वो सेल ऑर्डर वाला है, और जो क्वांटिटी है गुड डिस्पैच नोट वाली है, रेट उधर से और ये चीज देख ले। उसके बाद क्या बनता है, जीएल, कौन से वाला, कौन से वाला जीएल, ये क्या बला है, ये जनरल लेजर। मुझे भाई बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, और भाई डेबिट क्रेडिट हम लोग जो डेली पढ़ते हैं, इससे पहले वाला तो आपको पता ही कोई नहीं था। ये जो आपने बीला सीला अकाउंटिंग कॉस्ट जो भी पढ़ा है वो यहाँ पे होता है सारा, अभी उससे पीछे गए हैं ना, सेल ऑर्डर वगैरह। तो ऑडिट जो है वो सारे सबका एक मुरक्कब है। खैर वापस आते, जीएल को कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल अकाउंट, एक फिजिकल सॉरी क्या इंडिविजुअल अकाउंट होगा, एक कौन से वाला, एक कंट्रोल अकाउंट, उन दोनों के दरमियान रिकॉन्सिलेशन को देख ले, क्लियर हो गया। ये वाली चीजें चेक कर लें तो आपको पता चलेगा ये सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब है चैप्टर का क्या नाम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक काम कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा, इसमें से नहीं है, से जिसको मर्जी करे सेल कर देते हैं, इसका मतलब कंट्रोल नहीं है। लिमिट कोई नहीं रखी हुई किसको कितना देना है, कोई 5 लाख लेके जा रहा है, कोई 25 करोड़ का उधार लेके जा रहा है, क्लियर हो गया। नहीं जी, इसी तरह से नंबर कोई नहीं होता, ठीक है, ये चीजें चेक करनी है, ठीक है। ले जी, अच्छा हम दोबारा से अगर इधर आए तो लास्ट टाइम 9 मार्क्स, उससे पिछली दफा 14 मार्क्स, फिर उसने बिल्कुल नहीं पूछा, ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है। देखे 12 नहीं, पहले देखे 15 15 6, बिल्कुल नहीं पूछा, ठीक है। फिर एकदम से 15 नंबर का, फिर 6, ठीक है। अब हो गए, अच्छा इस दफा फिर 15 का पूछेगा, उसने कहा नहीं। 12 का, फिर अगली दफा 6, इस दफा नहीं पूछेगा 3, अगली दफा फिर अब कितने का आएगा, 15 नंबर का, उसने सिर्फ और सिर्फ कितने का पूछा, 5 का। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर कितने का, 8 का, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर जो अब कह रहे हैं पिछली दफा 14 था, इस दफा कम का पूछेगा, नहीं भाई, हो सकता है फिर 14 का पूछ ले, हो सकता है बिल्कुल ना पूछे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट तो अब ऑन एवरेज कितने, 15 15 12 13 9 8 7, ऑन एवरेज जो है कोई 11 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा है या नहीं। और जब वो नहीं आएगा और सिलेक्टिव स्टडी होगी, फिर क्या कहते हैं पेपर बड़ा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, आपकी सोच के वो नहीं था, ठीक है। यहाँ पे उसने धोखा दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे, ये सिंपल बात है। अदरवाइज अच्छे खासे मार्क्स का इसमें से पूछता है। चलें जी, हम पढ़ते हैं। क्या क्या केस स्टडी आएगी, यस केस स्टडी आ सकती है। क्या थ्योरी का क्वेश्चन, यस थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल क्या है, मैं इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट, डिफाइन, इम्प्लीमेंट और ऑपरेट, 3 लफ्ज, डिफाइन बनाना, इम्प्लीमेंट लगाना, ऑपरेट उसको चेक करते रहना ठीक चल रहा है या नहीं। भाई आंदा से जो भी पेमेंट होगी मेरे साइन के अलावा नहीं होगी, सीएफओ ने कह दिया, या उसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने कह दिया, सीएफओ साहब एंदा कोई पेमेंट, पता नहीं हर अरे गरे न तो खैरे को पेमेंट किए जा रहे हैं, एंदा कोई पेमेंट, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंट उसने जाके सबको कह दिया, भाई जो भी पेमेंट होगी वो किसके बगैर, सीएफ। अब उसको ऑपरेट करवाना है, चलाना है, कैसे, कुछ दिनों बाद आके दो चार्ज विद गवर्नेंस में से कोई ना कोई देख लेता है कि साइन हो भी रहे हैं या नहीं हो, क्लियर हो गया। देख ये बताएं कि कौन करता है मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस, 100% अश्योरिटी होती है कि अब कोई गलती नहीं हो सकती, 100% श्योरिटी। भाई जैसे जैसे पुलिस ताकतवर हो रही है वैसे वैसे चोर आगे बात हो रही, बल्कि चोर पहले काम करता है और उसके बाद उसके लिए कंट्रोल आता है। ये वाली बात समझ आए, इसका मतलब है 100% अश्योरेंस तो वो भी नहीं दे सकते, तो फिर कौन से वाली देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस,
कौन बनाता है? मैनेजमेंट और दोज चार्ज। क्यों बनाते? ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े, ताकि चोरी रुके, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो। अब चोरी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ताल्लुक है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक चोरी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, हो गया ताल्लुक? हो गया ताल्लुक? क्लियर हो गया? चोरी हो गई है, हम समझे सेल हो गई, क्लियर हो गया? आ गया? नहीं जी, पैसे नहीं आए, गपन हो गए, हम समझ रहे हैं कैश और बैंक बढ़ गया। हिसाब किताब में कैश और बैंक आ रहा है, हालांकि वो घर लेके जा रहा है। क्लियर हो गया? नहीं जी, पढ़ते हैं, हमें समझ आ गई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेशन, लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेफिनेशन और लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने चैप्टर नंबर 2-3 में कहीं पे पढ़ा होता। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मीन पॉलिसीज और प्रोसीजर। साइन करना है, कैमरा लगाना है, ठीक है, चोरी देखनी है, फिजिकल स्टॉक काउंट करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, वो मंथली स्टेटमेंट भेजनी है। ये सारे क्या हैं? कंट्रोल। क्लियर हो गया? चले चले आगे चलते हैं। पॉलिसी से प्रोसीजर डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड। डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड बाय मैनेजमेंट एंड टू प्रोवाइड, कौन से वाला? रीजनेबल एश्योरेंस। हम भी रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और कोई भी सिस्टम फ्लॉलेस नहीं है। ऐसी ऐसी चोरियां होती हैं आपके। एक चोरी जरा सुनिएगा, इधर से भेज देते तकरीबन करोड़ों रुपए में, ये पाकिस्तान में फ्रॉड हुआ, करोड़ों रुपए की सैलरी थी, उस बंदे को भेज देते थे 28 तारीख को, एक ही अकाउंट में देते थे, भाई उन सबको दे देना करोड़ों रुपए की। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, उनका हेड ऑफिस यहाँ पे है, सारा यहाँ पे होता है वो, लेकिन फैक्ट्री है कहीं दूर, तो फैक्ट्री के वर्कर और उनको ही करोड़ों रुपए की, ठीक है, और करोड़ों रुपए सैलरी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 5-6 मैनेजर है, 5-7 लाख रुपए की सैलरी, तो समझ गए। अगले दिन वो ऐसे बैठे हुए थे, तो एक जो है फर्म में एक बंदा आया, जो नॉर्मल सी फर्म है, उसने कहा मंथली हमारी 45 लाख रुपए तो सैलरीज जाती, ये नॉर्मल सी बात, चंद लाख तो हमारी चली जाती, चले वापस आ गए। है एक ही जो है एक एक दो क्वालिफाइड मैनेजर, एक दो सीएफ एनालिस्ट रखे हुए हैं, 2-2 4-4 तो वो ले रहे होते, वैसे भी ले रहे होते। क्लियर हो गया? तो ये होना करोड़ों रुपए सैलरी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। खैर वापस चलते हैं। तो वो क्या करता था, 28 को जैसे ही पैसे आते थे वो उसको फिक्स करता था 1 हफ्ते के लिए, उसमें इंटरेस्ट लेता था, करोड़ों रुपए पे इंटरेस्ट, लाखों नहीं तो हजारों तो होगा, और वो 7 या 8 तारीख को पैसे निकलवा के दे देता था। अब ये वाला देखो, अब हर एम्प्लॉय को हर महीने 7 या 8 तारीख को क्या मिल जाती है? सैलरी मिल जाती है। उन्हें कोई इससे, हर एक को पता है मुझे किस तारीख को मिलेगी, 7 तारीख को मिल जाए, तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, टाइम पे मिल जाती। अगर वो 12-15 तक ले जाता तो फिर प्रॉब्लम होती। उन्होंने कहा यार हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाया करें। तो ये निकला तो वो लाखों रुपए इंटरेस्ट की सूरत में क्या कर चुका होगा, खा चुका था। ठीक है, इसको क्या, तो ये अब ये किसी के वहम गुमान में नहीं था। जब पहली दफा फ्रॉड है तो हम खुद एक दफा परेशान हुए कि जनाब क्या गेम चलाई हुई है उसने। इसी तरह से टीमिंग एंड लेडिंग मैंने आपको बताया, ठीक है, पैसे ए के हैं, बी के अकाउंट, बी से पैसे हैं, ए के अकाउंट में जमा करा दे। ए वाले जब आए खा गया, और जब बी के आए तो किसके अकाउंट में जमा करा दे, और जब सी के आए बी के अकाउंट में, जब डी के आए। अब वो जिसके भी देखते हैं कुछ दिनों का फर्क होता है। उन्होंने 6 तारीख को भेजे, इधर 8 तारीख को एंट्री हुई है। नहीं समझे? एक बंदा होगा जिसके वो पैसे खा गया होगा, लेकिन वो पता ही नहीं चलने देता। टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड आते हैं, इसीलिए फिर वो क्या देते हैं, जहां से बात निकली थी वो क्या देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, कोई भी फ्लॉलेस नहीं है। क्लियर हो गया? अगले दिनों अमेरिका की एक जेल है, उसको तोड़ के कुछ बंदे निकले, ठीक है, और उनको कभी कहानी पड़ी है, उसको मूवी बनी है, वो आज तक पता नहीं चला। वो जेल ऐसी है, वो हर तरफ समंदर है, और समंदर भी वो जहां पे हर टाइम ऐसी लहरें होती हैं, खौफनाक, जानलेवा, और वो होते हैं। और वो जेल, वो रात को भी आके 3-3 दफा बंदों को चेक करते हैं कि सो रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने जेल को खोदा, ठीक है, और उन्होंने उनको जो खाना दिया जाता था उनमें से ट्रे कुछ रखी, और उनमें से उन्होंने चप्पू बनाए, ठीक है, और
जहां पे वो होती थी उनकी हेयर कटिंग, वहां से बाल चुराए, वो तकिए के ऊपर लगाए, ठीक है, और उसको नाम दिया कि जब आते थे देखते हाँ सोया हुआ है, हालांकि वो तकिया सोया हुआ था और उसके ऊपर बाल भी रखे। मतलब महदूद जराए से उन्होंने जो वो किया और निकल गए। 4 बंदों निकलना था, 3 निकले, एक पहुंचा नहीं था, उसको छोड़ के चले। सुरंग खोदी, और सुरंग खोदी में ये अगर इसकी और एक जो है शशांक रिडेम्पशन, आज तक सबसे ज्यादा जो जिसकी रेटिंग है ना मूवी, वो है शशांक रिडेम्पशन। वो मूवी देखिएगा। वो सुरंग खोदता था, जेब में फिर मट्टी भर के ले जाता था, और जहां पे उसको बाहर काम के लिए ले जाते थे वहां पे मट्टी थोड़ी थोड़ी गिराता रहता था। वो आखिरकार वो भाग गया। उसने एक पोस्टर लगाया हुआ था, ठीक है, और उसने जो हथौड़ी थी वो उसने बाइबल जो उनकी मुकद्दस बुक होती है उसमें रखी हुई थी, दरमियान में उसको काट के उसके अंदर हथौड़ी रखी हुई थी जिससे वो करता था। तो कमाल मूवी, ठीक है जी। नहीं रियल नहीं है, ये शशांक रिडेम्पशन रियल नहीं है, जो पहली बता रहा हूं मैं, जिसमें 3 कैदी वो भाग, इसमें एक बंदा भागता है और वो जेलर को ऐसा फंसा के भागता है कि उसको खुदकशी करनी पड़ती है शशांक रिडेम्पशन में। और ये वाली जो मूवी को मुझे नाम याद, बट कमाल उन्होंने प्लानिंग की, ठीक है, चप्पू उस तरह से किन्होंने बनाए, और उन्होंने बोट बनाई, और बोट भी बनाई कौन से वाली, उसको क्या नाम है, ये जो शॉपर वगैरह होते हैं, इनके अंदर हवा भर के शॉपरों को पहले उन्होंने गलाया और उनको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया, ठीक है, और ये किसी को नजरों में भी नहीं आने दिया। तो ये शायद दुनिया की सबसे जो सिक्योर जेल थी उसमें से भी वो भाग गए, ठीक है। और इसी तरह से 2-3 और हैं, वो एक है एल चैम्पो, वो बहुत बड़ा एक जो कहते हैं सर मूवीज ही देखते हैं। खैर उसी पे अभी नेटफ्लिक्स पे एक आया है। उस बंदे ने किस तरह से सुरंग खोदी और किस तरह से बंदे हायर किए, और ऐसी जगह पे था जिसे सोच ही नहीं सकता था यहाँ से भी कोई निकल जाएगा। इवन उन्होंने जमीन के अंदर, ताकि कोई सुरंग खोद के ना बने, उन्होंने लोहे का वो किया हुआ था, यानी भर्ती की हुई थी लोहे की, तो उसको भी काट के वो निकल गए। तो यस करने वाले रीजनेबल एश्योरेंस टू अबाउट अचीवमेंट ऑफ कौन से वाली एंटिटी के ऑब्जेक्टिव, जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट है, जो भी है, उसको अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं, इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं, ताकि काम क्या चलता रहे, इफेक्टिवली चलता रहे, एफिशिएंटली। दोनों में फर्क क्या है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली? भाई मुझे मुझे अगर दे देना 6 घंटे, मैं पेपर पूरा लिख लूंगा, और है भी ऐसा, फाइनल के पेपर अक्सर टाइम ना होने की वजह से फेल होती है। मैं अपने काम इफेक्टिवली तो कर लिया है, लेकिन एफिशिएंटली नहीं किया। और अगर मुझे 15 मिनट में सारा पेपर कर दूं, तो अब मैंने क्या किया, एफिशिएंसी तो दिखाई लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। तो काम ठीक भी हो और जल्दी भी हो, काम ठीक भी हो और जल्दी भी हो। क्या उसके बाद आगे कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, सेल्स टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल हो रही हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही हो, जो पोल्यूशन वगैरह के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हो, एससीसीपी की कंप्लायंस हो रही हो, सारा कुछ। और कौन से वाले, रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ना स्टॉक चोरी हो गया और फिर भी लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं होगी। लेकिन जी हम वापस जल्दी से, इंटरनल कंट्रोल मींस पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन इंप्लीमेंटेड ऑपरेटेड बाय कौन से वाला, ऑपरेटेड बाय मैनेजमेंट एंड दोस चार्जेस, किस वजह से, टू प्रोवाइड कौन से वाली, रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि अचीव किए जा सके किसकी, ठीक है, किस लिहाज से, क्या ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है काम एफिशिएंटली हो और इफेक्टिवली हो, और फिर कौन से जो रूल्स और रेगुलेशन है उनकी, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। इसका क्या मतलब है, जो लिखा है वही हो, जितना स्टॉक आ रहा है वही हो, चले, इसलिए हम कंट्रोल डिजाइन करते हैं। लेकिन खैर इन कंट्रोल की लिमिटेशन है। सबसे पहला इंसान है, इंसान खता का पुतला, इंसान से गलती हो सकती है, जितने मर्जी कंट्रोल लगा ले, इंसान है, कंट्रोल है। उन्होंने भाई जो गलत चीज जा रही होगी, वो आपने देखा होगा वो प्रोडक्शन लाइन पे, यानी एक जैसी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे टॉयज जा रहे हैं, एक टॉय का सर नहीं था उसको निकाल लेता है, भैया सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पैकेट जा रहे हैं, एक का कलर उसको डिफरेंट लगा, उसको निकाल दिया, भाई उसको थोड़ी सी नींद आ गई तो गलत पैकेट है। चले हो सकता है ना, इंसान है तो इंसान से गलती हो सकती है, हर जगह पे साइन करने हैं, ठीक है। 4 चीजें आई, उसने साइन किया, हर इनवाइस पे साइन करने हैं। 4 इनवाइसेस थी, उसने 3 पे किया, ऐसे किया, 2 इनवाइसेस इकट्ठे आ गए, उसने चौथी पे तो कर दिया, तीसरे पे साइन ही नहीं हुए। इंसान है, गलती हो सकती है। तो पहला पहला कौन से वाला है, ह्यूमन एरर, लिमिटेशन है ना, जितने मर्जी लगा दे इंसान से गलती हो जाती है, इंसान खता का पुतला। दूसरा कौन से वाला, भाई अगर मैनेजमेंट ही कंट्रोल ओवरराइड करे, तो सर जी पेमेंट साइन के बगैर नहीं होगी, किसने कहा था तुम्हें, सर आपने कहा था, तो मैं ही कह रहा हूं ना पेमेंट कर दो, तो उधर क्या करें। ये सबसे बड़ा मसला होता है
कंट्रोल बनाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसको, ठीक है, पेमेंट डायरेक्टर के बगैर नहीं होगी, डायरेक्टर के साइन के बगैर। अब वो डायरेक्टर कहता है यार मैं अब इधर अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, तेरे साइन के लिए मैं उधर आऊँ, कर दो पेमेंट, कुछ नहीं होता, मैं जो कह रहा हूँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो मैनेजमेंट ओवरराइड करे जब क्या हो जाता है, फिर फायदा। आगे जाते हैं, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, छोटी एंटिटीज में, जैसे अब परचेज है, उधर मैं एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल, चलो चलो सेल के लिए एक परचेज में बाद में समझाऊंगा आपको। सेल ऑर्डर कोई और बनाता है, और अगर क्रेडिट पे सेल हो तो अप्रूव कोई और करता है, ऐसा है या नहीं? ठीक है, इसी तरह से कैश में है फौरन कर दे। चलो शुरू से समझाता हूँ। एक बंदा आया, सर मुझे क्रेडिट पे माल चाहिए। भाई कौन हो, हमने तो आपको पहले देखा ही नहीं। वो फलां के पास जाओ, अपनी पहले लिमिट क्या कराओ, अप्रूव कराओ, तो वो उधर जाता है, मैं अच्छा कस्टमर हूँ, मैं फलां के साथ काम कर रहा था, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरे ऑडिटेड अकाउंट्स, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। वो कहते ठीक है यार, इसको 10 लाख की लिमिट दे दो। अब वो उधर जाएगा। एक कस्टमर आता है, कहता है मेरे पास कैश है, पहले आपको नहीं देखा, देखा या नहीं देखा, कैश है उसके पास, उसको फौरन माल बेच दो। एक बंदा है, कहता है मुझे क्रेडिट चाहिए, अरे भाईजान दे दो, ये तो आता रहता है, लेकिन उसकी लिमिट चेक कर लो, ये ना उसकी लिमिट 10 लाख हो, मजीद 10 लाख का सामान है और ऑलरेडी 9 लाख का सामान लेके जा चुका हो, उसे कहेंगे सारा मैक्सिमम कितना, 1 लाख का सामान लेके जा सकते हैं, आप मजीद इतना नहीं ले, ये कंट्रोल है। फिर आगे चलते हैं, कौन से वाला, अब सेल्स के जो है सेल ऑर्डर बन गया, सेल ऑर्डर पे कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई डेट लिखी हुई है, और वो किधर चला गया, किधर चला गया, आगे किसकी तरफ, ये सारा सारा प्रोसीजर समझ आ गया। ये अब इसमें अगली बात, छोटी एंटिटी है तो सारे इतने सारे बंदे रखेगी या एक ही बंदा रखेगा, कोई एक ही बंदा रखेगा तो गलती है। क्लियर हो गया, एक ही बंदा रखेगा तो हो सकता है वो सेल ऑर्डर ना बनाए, आए तो यार चीजें ले जाओ, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, सेल ऑर्डर ना बना, बाद में कर लेंगे, इनवाइस ना बनी। क्लियर हो गया, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का ना होना। अच्छा, फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड कैसे होती है, जब इतने सारे बंदे होते हैं आपस में मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कलूजन। जब बंदे आपस में मिल जाए उसको क्या कहते हैं, कलूजन। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है 3 काम एक बंदा कर रहा होता है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक काम 3 बंदे कर रहे होते हैं, सेल ही करनी है ना। क्लियर हो गया, वो इन्वेंट्री भी उसी को दे देंगे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल ऑर्डर से पहले 3-4 बंदे बैठे होंगे। क्लियर हो गया, तो उनको फिर क्या करना होगा, कलूजन, फिर सारे मिलेंगे, और ये होता है। बड़े बड़े फ्रॉड देखे, बंदे आपस में मिलके फ्रॉड कर लेते हैं, कलूजन। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या मसला होता है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है, बट दोनों बंदे मिल जाते हैं। एक बंदे के, जरा सुनिएगा, जब भी आती है ना इनवाइस, ठीक है, इनवाइस आ गई, अब उस बंदे को पेमेंट करनी है, हम कहेंगे नहीं, इनवाइस के नीचे गुड रिसीट नोट होना चाहिए, क्योंकि हमने चीजें ली हैं या नहीं। गुड रिसीट नोट कोई और बनाएगा, इनवाइस कोई और बनाएगा। अब दोनों इकट्ठे होंगे तो मैं पैसे नहीं ले सकता, मैं सिर्फ उसको क्या कर सकता हूं, अप्रूव कर सकता हूं, इसको पैसे दे दो। पैसे कौन देगा, कैशियर, नहीं समझे, और पैसे लेगा कौन, कैशियर, लेकिन कितने लेगा, जो इनवाइस में लिखे होंगे। इनवाइस कौन बनाएगा, कोई और बंदा, किसके अगेंस्ट इनवाइस, किस पे बनेगी, जितना माल आया या जितना माल गया। क्लियर हो गया, अलग अलग बंदे। अब पैसे जो आएंगे कैशियर के पास, ठीक है, कैशियर उनको जमा नहीं करवा सकता, उसकी रिकॉन्सिलेशन कोई और कराएगा, डिपॉजिट कोई और कराएगा। तो ये क्या हो गया, अब अगर मिलना है तो ये सारे बंदे मिलेंगे, और उसको क्या कहते हैं, कलूजन। कलूजन में भी फ्रॉड होती है बहुत सारे, जब आप सारा दिन इकट्ठे रहें, इकट्ठे काम करें, ठीक है, और बॉस की बुराइयां भी मिलके इकट्ठे करें। तुझे भी डांटा, मुझे भी डांटा था, ठीक है यार, ज्यादती करते हैं यार, तेरी सैलरी कितनी बढ़ी, 15%, ले महंगाई 25%, मेरी भी 15% बढ़ी। यार इतना काम इनको करके देते हैं, इतना काम, हमारी जिंदगी गुजर गई है इस ऑर्गेनाइजेशन, यही सिला है, जब दिल करें बेइज्जती करें, फिर क्या करें, करते हैं कुछ। चलिए, कॉस्ट बेनिफिट इम्बैलेंस, क्या, कॉस्ट बेनिफिट इम्बैलेंस। एक 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 इन्वेंट्री है, ठीक है, तकरीबन ऑन एवरेज महीने की वहां पे पड़ी रहती है 30,000 की। अब इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 40,000 सैलरी लेता है, बताएं, समझ रहे इसको क्या कहते हैं, समझ रहे, बेनिफिट तो है,
कंट्रोल क्या है? मैक्सिमम कंट्रोल। जैसे एनको की दुकान थी, हर रोज चोरी हो जाती थी। उन्होंने कहा क्या, किसी ने मशवरा दिया कैमरा लगा लो। कैमरा लगाया, अगले दिन कैमरा चोरी हो गया, इनके पड़ी थी। तो कॉस्ट बेनिफिट इम्बैलेंस होता है, इतनी ज्यादा फायदा नहीं है जितना नुकसान हो जाता है कंट्रोल लगाने। क्लियर है? आप पासवर्ड लगा दे, तरह तरह के कंप्यूटर बदला है, उसके रेटिना चेक हो, ये सारा अंदर पर 2200 का माल पड़ा हो। नहीं जी। फिर कौन से वाला? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। उसको सिखाया हुआ है जब भी कोई चीज खरीदेंगे, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा है ना? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट। हमने एसेट खरीदा, उसने कहा परचेजेस डेबिट। समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग किसके हुई थी? रूटीन ट्रांजैक्शन पे। जब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन हो फिर लिमिटेशन। क्या समझे? सेल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, एसेट मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। क्या? बैंक डेबिट, सेल क्रेडिट। भाई एसेट बेचा है, वो क्या होता है? ठीक है? तो इसीलिए जितने भी कंट्रोल लगाते हैं, अब बताएं कोई एंटिटी कर रही है, कंट्रोल लगा रही है, तो किस पे लगाएगी? सेल्स पे लगाएगी या कॉस्ट, सॉरी उस पे एसेट की सेल पे? वो एसेट तो कभी कभार सेल होना है, उसके कंट्रोल ही नहीं होते। कंट्रोल किसके होंगे? ये जो मैं सारी बात करता हूं, सेल वो बनेगा, सेल ऑर्डर बनेगा, गुड डिस्पैच नोट। क्या कभी मैंने बताया है कि जब एसेट सेल करो तो यूं करते हैं? उसके बनाते ही नहीं, क्योंकि वो तो वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन जब भी होगा उसमें रिस्क है, लिमिटेशन है, उसके बाद कंट्रोल होते ही नहीं, और ना ही अगले बंदे की एक्सपर्टीज होती है। सेल्स पे इतने सारे जो है वो, क्योंकि डेली होती है, लिहाजा हमें पता है सेल क्या करना है, उसके पैसे को क्या करना है। लेकिन एसेट आया, अब हमें नहीं पता। एसेट बेच दिया या खरीदा, अब हमें नहीं पता इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो जब एसेट आया, उस पर पता नहीं कोई कास्ट भी लगती है, इंसिलरी होती है, इंसिडेंटल कास्ट होती है, ये ना, ये तो पता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो तो ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन, पता नहीं कैसे वर्ड दे। तो वो बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि वो क्या रिकॉर्ड करता है? वो तो परचेज रिकॉर्ड करता है। इन्वेंटरी लाइफ ऑफ फाइफो वास्ट वेटेड एवरेज, उसका वो एक्सपर्ट है। नहीं समझे? ठीक है, उसका वो एक्सपर्ट है, इसका वो एक्सपर्ट नहीं है। गलतियां होंगी, आगे चलते हैं। फिर कौन सी वाली? जजमेंट एरर, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल डिजाइन इन्वॉल्व जजमेंट। मुझे लगता है यहाँ पे इतनी ज्यादा चोरी का खतरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल निस्बतन कम रखूंगा। बाद में पता चला मेरी जजमेंट ही ठीक नहीं थी, यहाँ पे चोरी का खतरा बहुत ज्यादा। अब बताएं, मैंने तो कंट्रोल कम लगाए, कम है ना? तो जजमेंट एरर दोबारा से मैं एक जगह पे दिया, इधर कंट्रोल सख्त लगाओ यार, यहाँ पे खतरा है, ओके ठीक है। नहीं नहीं यार, इस एरिया पे इतने लगाने की जरूरत नहीं है, यूजुअली चोरी नहीं होती यहाँ। लेकिन वहां पे भी चोरी हो रही थी और हुई, मेरी जजमेंट गलत थी। इंसान है ना? क्यों? हर जगह पे सख्त कंट्रोल लगाए तो कॉस्ट बहुत सारी बढ़ जाती। हम अगर 100% सिलेक्शन करें, रिस्क कम हो गया या नहीं? रिस्क कम हो गया, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन बताएं कॉस्ट कहां पे पहुंच जाएगी? इसी तरह से ये भी हर जगह पे कंट्रोल नहीं लगा सकते। इसी वजह से फिर जब उनको लगता है इधर रिस्क ज्यादा, इधर कंट्रोल ज्यादा लगाओ, इधर रिस्क कम है, इधर कम लगाओ, हो सकता है मेरी जजमेंट गलत हो। जहां पे ज्यादा लगाने थे कंट्रोल, वहां पे कम लगा दिया, और जहां पे कम लगाने थे वहां पे ज्यादा लगा दिया। ऐसे हो सकता है मैंने सेग्रीगेशन करके मैं खुश हो गया, बाद में पता चला वो आपस में सारे यार दोस्त थे। क्लियर हो गया? अगले दिनों जो है मैं एक क्लाइंट पे गया, तो उसने कैशियर नया रखा। मैंने कहा कैशियर नया है? कहते हैं हाँ, मेरा अकाउंटेंट है ना, ये उसका भाई है। मैंने उसको कहा यार इसकी जॉब कहीं और करवा दो कैशियर की। अकाउंटेंट भाई है, कैशियर वो भी भाई है, तो भाई भाई, समझ गया? अब ये उसके जहन में नहीं था, ये उसकी जजमेंटल एरर है। लेकिन आप खुद बताएं कंट्रोल वीक हो गया या नहीं? कंट्रोल की लिमिटेशन है। अब अकाउंटेंट और भाई आपस में मिलके एक ही घर में पैसे जा रहे हैं ना। मैंने फिर उसको समझाया। अच्छा और सुने, उसी में अच्छा वो मुझे उसने कहा सियाज साहब, मैंने कहा ये नई सैलरी जा रही है कुछ दिनों बाद, नहीं समझ आती बिजनेसमैन को ये चीजें, चूंकि हम पढ़ के जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस होता है बट सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती। कुछ को अंदाजा होता है, बिजनेस वो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कंट्रोल वगैरह उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हमें तो पढ़ाया जाता है, फिर ट्रेनिंग भी होती है। तो फिर उसने जनाब कहा, उनका ना ऑफिस बॉय चला गया, एक बिजनेस की बात कर, उनका ऑफिस बॉय चला गया।
अब ऑफिस बॉय चला गया तो उसने उसी अकाउंटेंट को ही कहा कि यार कोई बंदा देखो। उसका कोई मेरे ख्याल में कोई मामू था, वो फ्री फिर क्या लगा दिया ऑफिस बॉय, ठीक है। और वही हुआ कुछ दिनों बाद जिसका डर था, फ्रॉड हुआ। तो मैंने कहा मैं तो वेट कर रहा था कि फ्रॉड कब हो। अरे यार अजीब बात है। अजीब बात है, मैंने तुम्हें कहा था सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए, ठीक है। तो कहते आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे, अगर किसी दिन ऑफिस बॉय नहीं आया तो ये सफाई कर देते थे। मैंने कहा उन्होंने सफाई कर दी ना फिर, समझ नहीं। तो ये उनकी जजमेंट गलत थी, जजमेंट गलत। बड़े मजे का आता है जब ऑडिट कर रहे होते हैं और आप इन चीजों को इस तरह से देख रहे होते हैं। एक आपको क्या, मेरा कराची का एक क्लाइंट है, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, खैर नाम नहीं लेते। कराची का एक क्लाइंट था, ठीक है। उसका एक पार्टनर था, लेकिन वो उसको पैसे देता था। पार्टनर पूरी दुनिया में मशहूर किया हुआ था, इंतहाई ईमानदार बंदा, इंतहाई ईमानदार बंदा। खैर वो पार्टनर वो उसको 4-5 लाख रुपए, 7-8-10 लाख रुपए मंथली देता, जितने भी देता था। तो उसकी डेथ हो गई बंदे की, जो उसका इम्प्लाई था, बट उसको हर जगह पे क्या कहता था, पार्टनर। खैर मैं अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये जो दूसरा पार्टनर था, जो मेन मालिक था ना, वो हमारा दोस्त भी है, क्लाइंट भी है, ठीक है। तो मैं भी गया, कराची कराची के थे, ठीक है। तो जो मालिक पार्टनर है वो यहाँ लाहौर का है और बिजनेस सारा कराची में। खैर मैं भी गया, ये वो। उसने मुझे कहा कि यार ये लड़का है, ये यतीम है, उसका एमबीए कर रहा है, तो मैं इसको कुछ अर्सा काम सिखाऊंगा और जो है इसको उसकी जगह बिठा देती। खैर मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, ज़रा माहौल वो था। बाद में मुझे मिले एक दफ़ा, मेरे ख्याल में पता नहीं एमडीएच किसी क्लब में मिले, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या किया? कहते वो सारा लड़का वो काम सँभाल रहा है। मैंने कहा ये लड़का तुम्हारा वो वाला पार्टनर नहीं है, ये उसका बेटा है, ठीक है। उसमें जो क्वालिटीज़ थी लाज़मी नहीं है कि इसमें क्वालिटीज़ हों, ठीक है। लिहाज़ा आप अपने आप को थोड़ा-सा देख लो और कुछ अरसा, कम से कम साल 2 साल तक जो है, कहता नहीं यार यतीम बच्चा अजीब लगेगा उसको। मैंने कहा अजीब तो बात ही कोई नहीं होती ना, आपका हक है। कहते नहीं वो काम समझ गया और बाकी करता है। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। उस बंदे ने 2 साल के अंदर-अंदर 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। क्यों किया? तो वो लड़का सा था, उसके पास पैसा आया, वो मोबाइल खरीद, अच्छा 1-2 दफ़ा दरमियान में वो हुई, तो मैंने उसको कपड़े-वपड़े देखे, मोबाइल देखा और उसकी सैलरी का अंदाज़ा लगाया। मैंने उससे उसे कहा, मैंने कहा यार चीज़ों को ना ज़रा देख, ऐसे बिल्कुल तो नहीं बंदा कह सकता ना। उनका ज़ाहिर है वो दोनों ज़्यादा क्लोज़ है, हमारे तो क्लाइंट है। बहुत क्लोज़ दोस्त भी नहीं थे और ऐसा हुआ। मेरे पास आया 2-2.5 लाख, 2 करोड़ रुपए का ना फ्रॉड है। नहीं भाई, कम से कम 15 से 20 करोड़ का फ्रॉड है, ठीक है। और वैसा ही हुआ। तो ये जजमेंट वाली एरर हो सकती है। खैर वापस आते हैं। तो ये अच्छा हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है? एक्सपीरियंस इज द नेम गिवन टू समवन्स मिस्टेक्स। हमने भी कहीं पे ये जजमेंटल, हमने भी ये वो खाए हुए हैं। खास तौर पर जैसे आपने धक्के नहीं खाए, गलतियां नहीं की, बल्कि अभी आपको बैठे बैठाए क्या मिल गया। हमारे भी टीचर ने इसी तरह से ये चीजें बताई थी। और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया के जो टॉप के एक्सपर्ट होते हैं वो बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया में पता नहीं कमेंट्स के लिए भेजते हैं। ये पढ़ा था ना, वो हर बंदा कमेंट, हर एक्सपर्ट बंदा उस पे कमेंट देता है, उसके बाद ये बनते हैं और हम ये पढ़ के जाते हैं, हमें बड़ा फायदा होता है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑडिटर्स नेवर रिलाई सोनली ऑन इंटरनल कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म, यस इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो प्रोसीजर कम जरूर हो जाते हैं, बट होते जरूर है। ऑडिटर ऑलवेज परफॉर्म सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस, बैलेंसेस और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ कौन से वाला कंट्रोल इफेक्टिवनेस। अगर अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम, और अगर कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर आपने पढ़ी हुई है, जल्दी से पढ़ें। कंट्रोल लगाना, इंप्लीमेंट करना, उनको चेक करना, उनको ऑपरेट करना, टू डिटेक्ट द एरर, फ्रॉड, ये वो किसकी जिम्मेदारी है? हम तो सिर्फ टेस्ट करते हैं। चले आए पढ़ते हैं, आप ना पढ़े अभी
पहले बड़ा बहुत सारा पढ़ना पड़ गया। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या करने, टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आगे क्या लिखा, इफ द कंट्रोलर, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे ही लग जाए, तो चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड कंट्रोल, करा ना, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग से आपको लगे कंट्रोल वीक है तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं। और अगर आपको लगे कि वो क्या है, इफेक्टिवली स्ट्रांग है कंट्रोल, तो फिर आप क्या करते हैं, टेस्ट। ठीक है। और एंड पे हमारी, हालांकि हमने 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 ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है या कंट्रोल्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी हम लेटर ऑफ वीकनेस के तौर पर एक एक इजाफी उसके तौर पर, सर हमने आपके ये कंट्रोल देखे, हमें ये वीकनेस नजर आई, तो एंड पे टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ऑफ टू द मैनेजमेंट एंड दोज चार्जेबल इफ आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए हैं और हमें लगा है कि जनाब ये गलतियां स्टिल इसमें हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम उनको डिटेल से वो एक लेटर लिख के दे देंगे, उसको वीकनेस लेटर कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ वीकनेस। लेंगे ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, साली पहले में पढ़ी हुई पर, इंस्टेड ऑडिटर फोकस ऑन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना था। कैन ऑडिटर ओमिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर इफ इंटरनल कंट्रोल आर इफेक्टिव? नो। अगर वो स्ट्रांग है कंट्रोल तो ऑडिट प्रोसीजर ओमिट कर सकता है? नहीं कर सकता, कम जरूर कर सकता है, टेस्टिंग कम हो सकती है, लेकिन उनको ओमिट नहीं कर सकता। चलें आगे चलते। अब है जनाब, अच्छा ये बताएं कि आप कॉलेज में आए, जरा सुनिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल है। आपने कंट्रोल एक्टिविटीज को देखना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, इनको कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं है। इसी तरह से जो है कहीं कोल्यूजन वाला मसला तो नहीं है, क्या कैमरा लगा हुआ है या नहीं, कहीं बायोमेट्रिक हो रहा है या नहीं, क्या शुरू में बातें वो होती हैं या नहीं। अच्छा, पासवर्ड पासवर्ड कंट्रोल एक्टिविटी है, हर बंदा कंप्यूटर ना यूज कर ले, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। इसी तरह से वो जो स्टेटमेंट भेजते हैं मंथली, वो क्या है, कंट्रोल एक्टिविटी है। इसी तरह से बायोमेट्रिक, कुछ फिजिकल कंट्रोल होते हैं, कुछ लॉजिकल कंट्रोल होते हैं। फिजिकल कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री काउंट करना। लॉजिकल कंट्रोल क्या है, पासवर्ड, इनमें एप्लीकेशन भी होते हैं और डिटेल से होते हैं। ये सारी कंट्रोल एक्टिविटी है, हमने इनको चेक करना है। जरा सुनिएगा, आपने किससे पढ़ना है, टीचर से। किसी कॉलेज में जाने से पहले टीचर को देखते हैं, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। जरा सुनिए, टीचर को देखते हैं, यानी कंट्रोल एक्टिविटी इसी तरह से मेन है जिस तरह से टीचर है। क्या सिर्फ टीचर को देखते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, टीएस को देखते हैं, एसी चलता है या नहीं देखते, नहीं समझे, ओवरऑल देखते हैं। तो उसको क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स, हर चीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें कहीं पे एक्टिविटी भी होगा, है ना, कंट्रोल एक्टिविटी समझ गए ना। ये तो देखते ही देखते हैं, मेन यही है। लेकिन ये बताएं, अगर मैनेजमेंट कहती है दफा करो कंट्रोल को, ओवरराइड कर रहे हैं, तो वहां पे कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। मैनेजमेंट का रवैया भी देखना है। पहला पहला क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, इसके साथ लिखे मैनेजमेंट बिहेवियर टुवर्ड्स कंट्रोल, उसको भी देख, एक्टिविटी देखनी है। इन्वायरमेंट सबसे पहले गए, आपने देखा प्रिंसिपल को अगर बच्चे शिकायत लगाएं तो वो कैसा करते हैं। ठीक है, हर चीज नवीद साहब, एक बात कर रहा हूं, हर चीज नवीद साहब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बच्चे की शिकायत नहीं करते। उसी टाइम पे टीचर को मैसेज करें, उसी टाइम पे मीटिंग करें। अगर आपको कोई भी मसला है, नवीद साहब को बताएं, हमारी तरफ से जो भी मसला, नवीद साहब को बताएं। क्यों वो करें, क्यों, इसका मतलब है जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्स को क्या दे रही है, अहमियत दे रही है। इसी तरह से सर जी पेमेंट करनी थी, सर पेमेंट करनी थी, ठीक है, और सीएफओ साहब नहीं है, भाईजान सीएफओ होंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कस्टमर जाते तो चला जाए, जो कंट्रोल है वो है। ये इसको क्या कहते हैं,
कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे। जब आपको ये लगेगा, ठीक है, कि सीएफओ कहता है चाहे मेरी पेमेंट है रोक दो, जब क्या होंगे, जब मैं आऊंगा या दोज चार्ज विद गवर्नेंस क्या करेंगे, साइन करेंगे, तब प्रोसेस करना, वरना यार हो ही नहीं सकता। ये हमारी पॉलिसी है। देखा नहीं आप, नीचे आप कह रहे होते हैं सर जी ये यूं कर दे, तो वो कहते हैं क्या है, पॉलिसी है। इसका मतलब है किसका हुक्म है, प्रिंसिपल का, जरूरत ही नहीं। अदरवाइज हर एक को फिर, समझ गए ना, मैनेजमेंट का रवैया टूवर्ड्स कौन से वाला, जब आपको ये पता चल जाए, अब आप एक्टिविटीज को देखें या ना देखें, अब देखें, अब स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। जब मैनेजमेंट इतनी सख्त है, और अगर मैनेजमेंट यार हाँ बनाए हुए हैं प्रोसीजर पर हम नहीं बनाए हैं ना, क्या होता है, कोई कर दो यार, वो यार मुझे पैसे जरूरत है, तू कहता है जो है वो डायरेक्टर साइन करेंगे तो होगा। अजीब बेवकूफ इंसान हो। सीएफओ गुस्से में आ गया, वो जल्दी जल्दी उसने कैश पकड़ा दिया। कैश में पेमेंट नहीं करते, किस में करते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू। टैक्स में बेचारे नहीं काटा डर के। अगर ऐसा माहौल होगा तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई कंट्रोल नहीं। अब जरा आगे चलते हैं। अगला जो है वो है कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। एक बंदा कहता है आया, अब जरा सुनिए, एक बंदा कहता है सर उधार पे माल चाहिए, आपकी क्रेडिट लिमिट है या नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से क्या ऑर्डर, वो सेल ऑर्डर बनेगा तो किधर जाएगा, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही वाली बात है आगे लिखी हुई है। सेल ऑर्डर बनेगा तो किधर जाएगा, फिर इन्वेंट्री वाले में, इन्वेंट्री वाले के पास, वो देखेगा कितना माल है। अच्छा, इन्वेंट्री में माल ना पड़ा हो, इन्वेंट्री में माल ना पड़ा हो और ये सेल ऑर्डर बना दे, ये कंट्रोल वीक है या स्ट्रांग है, वीक है, वीक है। इसीलिए कंप्यूटर से ही पता चल जाता है, माल को नहीं जाके गिनना, कंप्यूटर से ही पता चल जाता है। ये इसको कहते हैं सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इसके आगे लिखे सेल ऑर्डर, आगे आगे ऐसे एरो का निशान लगा के गुड डिस्पैच नोट, फिर एरो का निशान लगा के इनवाइस, फिर ये सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर उसके बाद क्या बनेगा, जो है उसके बाद रिकॉर्डिंग, जीएल जिसको कहते हैं। तो चार तरह से तो जरूर गुजरेगा। इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, हाँ भी पेमेंट हो गई या माल दे दो, हाँ यार इसका रिकॉर्ड बुक हो गया, चलें आगे चलते हैं, हमने इसको भी देखना है। अब इसमें से बहुत सारी गलतियां निकलेंगी। आगे फिर कौन से वाला, तीसरा, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी पहले काम कर रही थी जनाब 3 बंदों के साथ, अब बंदे 10 हो गए हैं और ये सारे नए हैं, रिस्क ज्यादा या कम, ज्यादा। अब बंदे 10 हो गए हैं और सारे कंपिटेंट हैं, रिस्क कम। एंटिटी पहले काम कर रही थी सिंपल, फर्नीचर बेचते थे, अब उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बेचना शुरू कर दिया, रिस्क ज्यादा। क्लियर हो गया, नहीं जी एंटिटी पहले नॉर्मल चीजें बेचती थी, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेचना शुरू हो गई, रिस्क ज्यादा। तो कंट्रोल, पहले एंटिटी कंटेनर बेचती थी, अब गोल्ड बेचना शुरू हो गई, रिस्क बढ़ गया। पहले गोल्ड बेचना, दफा चोरी हो जाता है, छोड़ के किसकी तरफ चले गए, कंटेनर बेचना शुरू हो गए, रिस्क कम। तो आपने रिस्क को असेस करना, असेस करने के बाद उसके लिए एक्टिविटी तैयार करनी है और उसको फिर मॉनिटर करना। आगे आएगा फिर कौन से वाला, कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक कंट्रोल एक्टिविटी, रिस्क असेस करेंगे उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगला कौन से वाला, कंट्रोल एक्टिविटी। ये सारे किसके हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने टीचर को नहीं देखा और भी बहुत सारी चीजों को देखा, इसी तरह से आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट को देखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखना है, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी, फिजिकल काउंट, पासवर्ड, ये सारी कंट्रोल एक्टिविटी। कैमरा लगा हुआ है, कंट्रोल एक्टिविटी। और आखिर पे अच्छा ये बताएं, उसने कहा, आखिरी बात फिर मैं इन सबको लिंक करूंगा और ये सारा क्या बन जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जरा मैं, डायरेक्टर फाइनेंस ने मैनेजर अकाउंट से कहा भी जो पेमेंट होगी तुम क्या करोगे, उस पर साइन करोगे। अब ये कंट्रोल एक्टिविटी बन गई, जो भी पेमेंट होगी किससे होगी, साइन से होगी, क्योंकि उसको रिस्क नजर आया।
उसको क्या नजर आया? रिस्क नजर आया। हर दिन शाम को वो कहता है सारी इनवाइसेस ले आओ, उनको चेक करता है। यस, गुड। और अगर 2 महीने तक चेक ही नहीं किया, मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसने बनाया है, डिजाइन किया है, कंट्रोल एक्टिविटीज बनाई है, वो बंदा मॉनिटर करे तो क्या होगा? कंट्रोल स्ट्रांग। और अगर वो मॉनिटर ना करे तो कंट्रोल वीक। नहीं जी, एक होता है कंट्रोल सिस्टम, उसके कुछ होते हैं एलिमेंट। पहला कौन से वाला? सबसे पहले तो किसको जाके देखें? सबसे पहले तो किसको जाके देखें? मैनेजमेंट बिहेवियर टूवर्ड्स कंट्रोल। क्या उसको इंपॉर्टेंस देती हैं? क्या उस पर स्ट्रिक्टली अमल करते हैं? दुनिया इधर की उधर हो जाए, पेमेंट नहीं हो सकती कैश में तो नहीं हो सकती। सर जी आज बैंक बंद है, वो होता रहे। सर जी सैटरडे संडे आगे मंडे को छुट्टी आ रही है, 3 दिन तक मेरी पेमेंट नहीं, भाई ना हो, मुझे नहीं पता। जब कह दिया कैश पे पेमेंट नहीं होगी तो नहीं होगी। सर जी ढेर सारे बैंक अकाउंट है, नहीं बनती बैंक रिकॉन्सिलेशन एंड द पेमेंट नहीं होगी। जो नहीं बनाएगा मैं निकाल दूंगा उसको। बैंक रिकॉन्सिलेशन बननी है। सर एक टेक्निकल बंदा रखना पड़ता है, कैमरे जो मर्जी 2 बंदे रखो, कैमरे काम करने चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये कौन से वाला? कंट्रोल इन्वायरमेंट। ये वाली बात समझ आ गई? कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है? सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, कैश सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम। फिर कौन से वाला? वापस आते हैं, एंटिटी रिस्क असेसमेंट। जब भी कोई नया काम आता है उसको असेस करते हैं, देखते रहते हैं, इधर रिस्क ज्यादा है यार, इधर कंट्रोल बढ़ा दो, रिस्क असेसमेंट। और फिर कौन से वाला? कंट्रोल एक्टिविटीज। ये जो काम होते हैं चोरी पकड़ने के लिए, उनको क्या कहते हैं? कंट्रोल एक्टिविटी। और फिर आखिरी कौन से वाला? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल। जो जो एक्टिविटी दे दें, फिर देखिए उस पर अमल भी हो रहा है या नहीं, बैंक रिकॉन्सिलेशन बन रही है या नहीं। देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन कंट्रोल एक्टिविटी है, चेक करना बन रही है या नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कह देना साइन करना है क्या, और साइन हो रहे हैं या नहीं, कौन से वाला? मॉनिटरिंग। क्लियर हो गया? मुझे रिस्क लगा यार, पेमेंट हर हर अरे गरे को हो जाती है, मुझे रिस्क लगा इसमें, तो मैंने कहा आइंदा जो पेमेंट होगी सीएफओ साहब साइन करेंगे। ये क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी। और बाद में जाके मैंने 8-10 इनवाइसेस को चेक किया, क्या जो है पेमेंट को चेक किया, क्या दिखाओ इसमें जो पेमेंट हुई है ना, सीएफओ साहब के साइन है या नहीं। ये क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गया? इन 5 के बारे में आप क्लियर हैं? चलिए अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। आ जाए, अंडरस्टैंड है, डॉक्यूमेंट करें, ओके ठीक है। सबसे पहले कौन से वाला? कंट्रोल इन्वायरमेंट। ये इसमें जरूर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, जरा पढ़ते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एक बंदे ने 10 रुपए चुराए, उसको माफ कर दें, इन 10 रुपए ही तो है। नहीं भाई, जो 10 चुरा सकता है उसको मौका मिला 1 लाख भी। एक बहुत बड़ा एक केस है और रियल लाइफ केस है। एक बंदे ने फ्रॉड किया, एंटिटी में उसको काम हो गए थे 35 साल काम करते, 20 साल का होगा तो 55 का होगा, 20 साल का जब आया, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो उसने कहा भाई पहले मैं मतलब मेरे पे इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। हुआ क्या है, मेरे बहू और बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके सारे बच्चे अब मेरे मेरे पे आ गए हैं, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते थे, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉड किया। क्या उसको माफ कर देना चाहिए? नहीं, किसी भी सूरत उसकी अलग से मदद कर दे, लेकिन अभी उसको एंटिटी में ना रहने। क्यों? आपने उसको माफ कर दिया तो इसका मतलब है बाकियों को क्या पैगाम जाएगा? कंट्रोल इन्वायरमेंट इतना मजे का, ये देखिए ना, यहाँ कहीं पे लिखा होगा एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग। आप कंट्रोल को कितनी अहमियत देते हैं? क्या आप फ्रॉड को हजम कर गए? खैर है, कुछ नहीं, खैर है तो इसका मतलब है आपने बाकियों को। देखिए जब भी फ्रॉड करने वाला होता है पहले छोटा फ्रॉड करता है, देखते हैं पकड़ा तो नहीं गया, फिर वो बड़ा फ्रॉड करता है। अगर आपने उसके छोटे फ्रॉड को माफ कर दिया तो वो बड़ा फ्रॉड करेगा, नंबर 1। क्योंकि ये एक सोच है ना, देखिए फ्रॉडी जहन, ये तो एक सोच है, ये अमाउंट की बात नहीं है। जो बंदा 10 रुपए नहीं चुराता वो लाख रुपया भी नहीं चुराएगा, और जो बंदा 10 रुपए नहीं छोड़ता वो लाख को भी नहीं छोड़ेगा। ये इन्वायरमेंट होता है। जरा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इट
फर्म्स फाउंडेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सबसे पहले यही है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस। अच्छा ये याद नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आगे वाले, एक दो दफा पढ़ेंगे बस, ठीक है, इतना होकर ही प्रोड्यूस कर। ऑडिटरशिप इवैल्यूएट वेदर एंटिटी हैज स्ट्रांग कंट्रोल एनवायरनमेंट, विदाउट अ स्ट्रांग कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम एज अ होल लाइकली टू बी वीक। अगर मैं लगे मैनेजमेंट वो यार माफ कर देती हैं, वो फलाने चोरी की थी यार, उसका क्या बना, वो तो फिर रहा है, वो यार डायरेक्टर ने कहा था छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, ठीक है मैं इसको निकाल दूंगा तो क्या करेगा भाई, वो आपने उसको मजीद मौका दे दिया बिजनेस का। चलें आगे चलते हैं, की एलिमेंट जरा देखते हैं, आप यही पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एलिमेंट इंक्लूड ऑडिट कमेटी and board of director have significant influence in the organization and actively participate in the, जब बड़े देख रहे हो हर चीज को तो छोटों को, और when the cat is away mouse will play, कोई डायरेक्टर कभी नहीं देखते, ऑडिट कमेटी चेक ही नहीं करती, तो जाहिर माल चल रहा होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमने तबाह होते देखी, कैसे एक अमीर बंदा था, अमीर कैसे हुआ, जीरो से हुआ, वो सुबह से शाम तक बिजनेसमैन बिजनेस पे बैठता है, वो फौत हुआ, चीज आ गई किसके, उनके बच्चों के पास, बच्चे तो अमीर के बेटे हैं ना, वो तो पैदाइश से ही अमीर। अब कौन आए सुबह सुबह उठे 9 बजे आए, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मालिक है, तो सुबह सुबह आना 9 से लेकर 5 बजे तक, तो वो ऐशी में पड़ जाते हैं, घूमो फिरो खाओ पियो, ओ यार मेरी कंपनी चल रही है, चल नहीं रही, उसका क्या हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। ये बड़े बड़े बिजनेस को हमने डूबते हुए देखा है। हुआ क्या कि वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस में, तो फिर नीचे उनके बाप का बिजनेस है, वो तो छोड़, वो तो नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यू, बताओ उनको भाईजान ख्याल रखना है आपकी, ये जो कंट्रोल एक्टिविटीज हैं और एथिक्स, चोरी चोरी ये ना भाई, ये माफ नहीं होगी, कम्युनिकेट करें उनको। फिर कौन से वाला, मैनेजमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स, कौन से वाला, कॉम्पिटेंस, इसे जरा सोचें, बी कॉमर लगा दो यार, काम ही करने ना, कर लेगा कोई मसला नहीं, या सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाना, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाना, कमिटेड टुवर्ड्स कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस जो होगा, कॉम्पिटेंट बंदा उसको लगाएंगे, आम बंदा नहीं लगाएंगे, और बड़ा सख्त इंटरव्यू लेते हैं, और जहां पे ओ यार रख लो जिसको रखना है, तो फिर वो किसको रखेगा, अपने भाई को ही रखेगा, मामे चाचे को ही रखेगा। चले आगे चलते हैं। नो टॉलरेंस ओवर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, सब आगे क्या लिखा हुआ है, छोटी सी चोरी इस पे अगर टॉलरेट किया तो इसका क्या मतलब है, बड़ी चोरियां हो रही होंगी, इनको पता ही नहीं। फिर कौन से वाला, मैनेजमेंट ऑपरेटिंग स्टाइल एंड फिलॉसफी, अब जरा सुने, वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता, अब जरा सुनिएगा, मुझे नहीं पता इस दफा 10 करोड़ की सेल चाहिए, इसको कहते हैं एग्रेसिव टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिर वो क्या करेंगे, 10 करोड़ की सेल करेंगे या फ्रॉड से बढ़ाएंगे, फ्रॉड से बढ़ाएंगे, विंडो ड्रेसिंग करेंगे, उनका स्टाइल है। मैनेजमेंट ऑपरेटिंग स्टाइल एंड फिलॉसफी इज नॉट एग्रेसिव टूवर्ड्स, अगर वो एग्रेसिव है, मुझे नहीं पता भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके चलें आगे चलें। मैनेजमेंट असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोप्रिएटली, तो फिर नहीं होगा, और अगर आप करेंगे, आगे चलते हैं। effective human resource policy covering recruitment, testing, or sorry, training and motivation, और फिर और कौन से वाले, which reflects the commitment to quality and competence of the in the organization। कोई बंदा रखना, ऊपर भी कॉम्पिटेंस थी, नीचे भी वही ऑलमोस्ट बात हो गई, लेकिन इसमें क्या है, बंदा रखें, उसकी ट्रेनिंग भी कराएं और उसको मोटिवेट भी करें, क्योंकि भाईजान एक दिन में बंदा अमीर नहीं हो जाता, और ना ही आपने कोशिश करनी। नहीं, अगले दिन हुआ कि एक एक लोधरा की मेरे ख्याल कोई काम वाली थी कराची में, कराची में बहुत बिजनेस है, बहुत अमीर लोग, वो थोड़ी थोड़ी चोरी करती रही, 12 साल में उसने 56 करोड़ की चोरी की,